आज के ताजा किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी 18 अगस्त 2026, दिन है आज मंगलवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सोयाबीन किसानों के लिए बाजार में फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। पिछले सप्ताह आष्टा मंडी में सोयाबीन के भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की मंदी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद भी बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। आज फिर सोयाबीन के भाव में लगभग 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। आष्टा मंडी की बात करें तो आज सोयाबीन का सबसे ऊंचा भाव 6,450 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है, यानी पिछले करीब एक महीने में सोयाबीन के भाव 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा नीचे आ चुका है। वही सोयाबीन प्लांटों के भाव में भी लगातार दबाव बना हुआ है। अब किसानों और व्यापारियों की नज़र मंगलवार को खुलने वाले सोयाबीन प्लांट भाव पर रहेगी। अगर प्लांट के भाव कमजोर खुलते हैं तो मंडी में दबाव बढ़ सकता है, जबकि अच्छे प्लांट भाव से बाजार को कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है। आष्टा मंडी में मंगलवार को सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी। इसके बाद सोयाबीन के ताजा भाव और प्लांटों के रेट से बाजार को दिशा ज़्यादा साफ हो सकेगी। फिलहाल किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि लगातार गिरते भाव कब रुकेंगे और बाजार में फिर तेजी कब लौटेगी। किसान भाइयों, गेहूं के बाजार की बात करें तो कल सोमवार को गेहूं में करीब 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी देखने को मिली थी। अब नजर आज मंगलवार के बाजार पर रहेगी। गेहूं में यह गिरावट आगे जारी रहती है या बाजार में फिर तेजी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की आष्टा मंडी में आज सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी। नीलामी शुरू होने के बाद गेहूं की क्वालिटी और मांग के हिसाब से ताजा भाव सामने आएंगे और तभी साफ होगा कि आज के गेहूं में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिलती है। आष्टा मंडी में गेहूं के भाव को लेकर नियमित अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। किसान और व्यापारियों की नजर आज के बाजार पर रहेगी। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण खबर, सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग और अन्य सभी प्रकार की फसलों की जानकारी चाहते हैं, आष्टा मंडी से लाइव नीलामी की जानकारी चाहते हैं तो आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज संदीप नागर आष्टा मंडी से जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 19 अगस्त 2026 को मेहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार रक्षाबंधन को देखते हुए नियमित 1500 की मासिक सहायता के साथ साथ 250 रुपये का अतिरिक्त रक्षाबंधन उपहार भी दिया जाएगा। यानी पात्र महिलाओं के खाते में कुल 1750 रुपये आने की बात सामने आई है। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। महिलाओं को अपना बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति जरूर जाँच लेना चाहिए ताकि भुगतान में परेशानी ना हो। योजना के आधिकारिक पोर्टल पर भुगतान की स्थिति भी देखी जा सकेगी। यानी 19 अगस्त को मेहर से होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश की 125 करोड़ से ज्यादा बहनों को रक्षाबंधन का यह आर्थिक तोहफा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर के 10 किसानों से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसानों को 10 दिन के भीतर ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान किया जाए। मामला किसानों के जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान में देरी से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण के बाद तय मुआवजे का भुगतान समय पर होना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर देरी के कारण किसानों को उनके हक से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट पहले भी भूमि अधिग्रहण के मामलों में समय पर मुआवजा देने को किसानों को कानूनी और संवैधानिक अधिकार बता चुके हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर 10 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित कलेक्टर और एमडी को कोर्ट में तलब किया जा सकता है। यानी अब अधिकारियों को सामने तय समय में किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इस फैसले का सीधा फायदा उन 10 किसानों को मिलेगा जिन्हें भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। बंगाल की खाड़ी से बने मजबूत मौसम तंत्र, निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून द्रोणिका के असर से प्रदेश में बारिश का दौर तेज हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन सबसे ज्यादा असर रहेगी, जबकि इसके बाद पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश बढ़ सकती है। आज सीधी, मऊगंज और डिंडोरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश का असर सिर्फ इन जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। रीवा, सिंगरौली, उमरिया, मेहर, सागर, छिंदवाड़ा, पांडुणा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी समेत कई जिलों में तेज या हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 से 19 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का खतरा है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। गरज, चमक और बिजली गिरने की संभावनाओं को देखते हुए सावधानी जरूरी है। प्रदेश में अब तक करीब 21.4 इंच बारिश हो चुकी है, लेकिन सामान्य से लगभग 3 इंच यानी 12% बारिश कम है। किसानों के लिए सलाह है कि तेज बारिश के दौरान खेतों में जाने से बचें और निचले खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था जरूर करें।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और रामघाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला प्रमुख धार्मिक स्थल है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीधी, मऊगंज और डिंडोरी समेत कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में 8 इंच तक बारिश होने का भी अनुमान है। सोमवार को प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई थी। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में सोमवार 17 अगस्त को भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसा हालत बन गए। यहां करंट फैलने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। भीड़ के दबाव में कई श्रद्धालु गिर गए। 13 श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। दरअसल नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खुलते हैं। इस वजह से दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। प्रशासन के मुताबिक मंदिर के बाहर करीब 40,000 श्रद्धालु कतार में थे। इस बार नागपंचमी और सावन सोमवार एक साथ होने से भीड़ और बढ़ गई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण कर लिया है और घायलों का इलाज जारी है। नाग पंचमी के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में 6.19 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं, इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। इस बार नाग पंचमी के साथ साथ सावन सोमवार का संयोग होने से भीड़ और ज्यादा रही। इस मौके पर बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र के नागलवाड़ी स्थित भिलट देव मंदिर में 101 लीटर दूध से बाबा का अभिषेक किया गया। मंदिर में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन हुए। वहीं भोजपुर के भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को नागेश्वर नाथ स्वरूप में सजाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन और जलाभिषेक किया। यानी नाग पंचमी पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शिव और नाग देवताओं मंदिरों में आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हज यात्रियों को विदा करने के लिए हजारों लोगों को भीड़ उमड़ने से भगदड़ जैसा हालत बन गए। बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों को छोड़ने स्टेशन पहुंचे, जिससे प्लेटफॉर्म और प्रवेश क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई। हालत को देखते हुए रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी ताकि गैर यात्रियों की संख्या कम हो जाए। इसके लिए बावजूद भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी और स्टेशन पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। यह स्थित हज यात्रियों की ट्रेन रवाना होने के समय बनी। परिजनों और परिचितों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ गई। फिलहाल प्रशासन और रेलवे की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किए गए हैं। यानी हज यात्रियों को विदा करने आई भारी भीड़ ने जबलपुर स्टेशन की व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया और भगदड़ जैसा हालत बन गए। जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए कल 17 अगस्त को मतदान हुआ। इस चुनाव में कुल 3,112 अधिवक्ता मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। मतदान के लिए हाईकोर्ट परिसर के सिल्वर जुबली हॉल में 65 बूथ बनाए गए थे। चुनाव में अध्यक्ष, सचिव समेत अलग अलग पदों के लिए अधिवक्ताओं ने मतदान किए। महिला अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व के लिए 5 पद आरक्षित रखे गए। इनमें उपाध्यक्ष का 1, कोषाध्यक्ष का 1 और कार्यकारिणी के 3 पद शामिल है। अब आज 18 अगस्त को वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के बाद अलग अलग पदों के परिणाम सामने आएंगे और हाईकोर्ट पर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी की तस्वीर साफ होगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के मोहासा स्थित भगवती राइस मिल में शनिवार को शाम करीब 5:30 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। काम के दौरान 45 वर्षीय मजदूर महेश नामदेव मशीन के चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनका एक हाथ और एक पैर कट गया। मशीन में फंसे मजदूर को बाहर निकालने के लिए साथियों की काफी मशक्कत करनी पड़ी और गंभीर हालत में पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल से अस्पताल रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे को लेकर राइस मिल प्रबंधन पर घटना की जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया गया। मामले में हादसे की परिस्थिति और सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी काम के दौरान मशीन के चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ और अब हादसे की जांच के साथ कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ के बीच पुलिस ने 13 संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस को आशंका है कि यहां महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे सकती थी। इससे पहले भी कुबेरेश्वर धाम में बड़ी भीड़ के दौरान चोरी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं की शिकायत सामने आ रही थी। भीड़ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सादा कपड़ों में जवानों को तैनात किया। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है। दरअसल कुबेरेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ के बीच जेब कतरी या चोरी की घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए चुनौती है। इसी वजह से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और वारदात होने से पहले कार्रवाई के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस का अपील है कि श्रद्धालु अपने मोबाइल, पर्स, गहने और अन्य कीमती सामान विशेष करके ध्यान रखा जाए।
मध्य प्रदेश की खदानों में पिछले 3 साल में 26 बड़े हादसे हुए, जिनमें 31 श्रमिकों की मौत हुई और 50 श्रमिक घायल हुए। यहां आंकड़ा कोयला खदानों के साथ साथ प्रदेश की दूसरी खदानों में हुए हादसों को लेकर सामने आया है। इन हादसों में खदान धंसने, चट्टान या मलबा गिरने के काम दौरान दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं शामिल है। हाल के वर्षों में शहडोल और बैतूल की कोयला खदानों में भी हादसों में श्रमिक की मौत हुई। दरअसल खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को लगातार जोखिम के बीच काम करना पड़ता है। सुरक्षा मानकों में कमी या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही होने पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है। 3 साल के ये आंकड़े खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि खदानों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हो और हादसों को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाए। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर लोक शिक्षण आयुक्त ने खुद ऑफिस पहुंचकर ई अटेंडेंस दर्ज की। इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को यह संदेश देना है कि विभाग द्वारा लागू की गई व्यवस्था का पालन अधिकारी भी स्वयं कर रहे हैं। नई व्यवस्था में उपस्थिति दर्ज करते समय कैप्चा प्रोसेस पूरा करना जरूरी होगा। इसके बाद ही ई अटेंडेंस दर्ज मानी जाएगी। विभाग की ओर से शिक्षकों से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर उपस्थिति दर्ज करने की अपील की गई है। ई अटेंडेंस को लेकर प्रदेश में पहले तकनीकी दिक्कतों और कर्मचारियों की नाराजगी की खबरें भी सामने आती रही है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने और कर्मचारियों की उपस्थिति को ऑनलाइन निगरानी के लिए लागू किया जा रहा है। हाल ही में ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने और ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करने के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई भी हुई है। यानी अब शिक्षकों को ई अटेंडेंस में कैप्चा प्रक्रिया पूरी करके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी और विभाग ने व्यवस्था पालन पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में डायल 112 की पुलिस गाड़ियों यानी एफआरवी के रिस्पॉन्स टाइम की अब रोज निगरानी होगी। पुलिस रेडियो मुख्यालय ने जिलावार मॉनिटरिंग शुरू की है। जो एफआरवी घटनास्थल पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगी उससे देरी की वजह पूछी जाएगी और लगातार लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में डायल 112 का औसतन रिस्पॉन्स टाइम करीब 15 मिनट है। शहरी क्षेत्रों में है लगभग 14 मिनट 30 सेकेंड, जबकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में करीब 16 मिनट। अब इससे पहले 13 मिनट और 10 मिनट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए CAD सिस्टम में ऑटो मेल सुविधा जोड़ी गई है, जिससे सबसे तेज और सबसे ज्यादा देरी से पहुंचने वाली एफआरवी की रोज रिपोर्ट अधिकारियों को मिलेगी। प्रदेश में करीब 1200 एफआरवी संचालित है, जिनमें लगभग 100 वाहन फिलहाल तकनीकी खराबी या मेंटेनेंस के कारण ऑफ रोड बताए गए हैं। यानी अब डायल 112 की मदद कितनी जल्द पहुंच रही है इसकी रोज समीक्षा होगी और लक्ष्य 10 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचने का भी रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उफनती चंबल नदी के बीच रविवार को बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरा स्टीमर नगरा घाट में उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। नदी के तेज बहाव के बीच स्टीमर का डीजल खत्म हो गया और इंजन बंद हो गया। इसके बाद स्टीमर पानी के बहाव के साथ करीब 5 किलोमीटर तक बहता रहा। स्टीमर में 64 यात्री सवार बताए गए, जिनमें कांवड़ यात्री और उनके परिजन भी शामिल थे। यात्रियों में घबराहट फैल गई और काफी देर तक लोग मदद का इंतजार करते रहे। बाद में प्रशासन और पुलिस की मदद से स्टीमर को भीड़ के अटेर क्षेत्र में सुरक्षित किनारे लगाया गया। रात की बात यह रही कि किसी यात्री को जान नहीं गई और सभी सुरक्षित पाए गए। दरअसल बारिश के कारण चंबल नदी पहले से उफान पर थी। ऐसे में स्टीमर का संचालन और बीच नदी में डीजल खत्म होना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि नदी में तेज बहाव के कारण स्टीमर संचालन पर रोक के बावजूद इसे चलाया गया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में तिरोले कुनबी पटेल समाज ने शादियों में फिजूल खर्ची और दिखावे पर रोक लगाने का फैसला लिया। समाज के निर्णय के मुताबिक शादी समारोह में डीजे बजाने पर वर और वधु पर 21-21 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही समाज ने प्री वेडिंग शूट और रिंग सेरेमनी पर भी रोक लगाने का फैसला किया। समाज का कहना है कि इन सब आयोजनों में बढ़ते खर्च और दिखावे को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। इससे पहले भी खंडवा के कुनबी पटेल समाज की ओर से खर्चीली शादियों और डीजे पर रोक लगाने की पहल की जा चुकी है। समाज का उद्देश्य शादी को सादगी से कराने, अनावश्यक खर्च कम करने और सामाजिक स्तर पर दिखावे की प्रतिस्पर्धा रोकने का है। नियम तोड़ने वाले परिवार पर समाज के तय नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गैस कनेक्शन की ई-KYC कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त 2026 कर दी गई। समय सीमा बढ़ाने की वजह कई जगह सर्वर डाउन, ऐप में तकनीकी दिक्कत और गैस एजेंसियों में बढ़ती भीड़ बताई गई। ई-KYC का उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन की पहचान सत्यापित करना और पात्र ग्राहकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को सही व्यक्ति पर पहुंचाना। खासकर उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के लिए आधार आधारित सत्यापन महत्वपूर्ण है। ई-KYC नहीं होने पर चलकर सब्सिडी या घरेलू दर पर सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। घर बैठे मोबाइल से भी
ई केवाईसी की जा सकती है। इसके लिए अपनी कंपनी गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप जैसे इंडियन ऑयल, वन, हेलो बीपीसीएल या एचपी पे के जरिए प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कई मामले में आधार फेस आरडी ऐप की मदद से भी फेस ऑथेंटिकेशन करके सत्यापन पूरा किया जा सकता है। अगर मोबाइल से प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही तो नजदीकी एलपीजी एजेंसी पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक फेस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इसलिए जिन ग्राहकों की ई केवाईसी अभी बाकी है वे 23 अगस्त की नई समय सीमा से पहले इसे पूरा करा लें। भाजपा ने 17 अगस्त 2026 को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम ने महिलाओं को भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए हैं। नई टीम में पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभार भी मिला है। रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नई टीम में कुल 10 महिला नेताओं को जगह मिली है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव और गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। भाजपा की नई टीम ने अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। इससे संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों की तैयारी में जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कल यानी 18 अगस्त को अभ्युदय 2026 की शुरुआत होगी। यहाँ 3 दिवसीय आयोजन 18 से 20 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अभिनेता लेखक पीयूष मिश्रा शामिल होंगे। आयोजन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के साथ संवाद, कला, संस्कृति, साहित्य और मीडिया से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मकता, पत्रकारिता, कला और संस्कृति से जोड़ना है। 3 दिनों तक अलग अलग सत्र और गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यानी भोपाल में कल से शुरू होने वाले अभ्युदय 2026 युवाओं और मीडिया कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए खास आयोजन रहने वाला है। 18 अगस्त 1945 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। ताइहोकू वर्तमान ताइपेई में एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु की खबर सामने आई थी। हालांकि इनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर आज भी अलग अलग मत और ऐतिहासिक बहस मौजूद है। वर्ष 1951 में 18 अगस्त को देश के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई। यह देश की पहला आईआईटी था। 18 अगस्त 1868 को सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान एक महत्वपूर्ण खोज हुई। वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में एक नए तत्व के संकेत दिखे, जिसे बाद में हीलियम के रूप में पहचाना गया। वहीं 18 अगस्त 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को प्रशासन से संबंधित शिक्षाओं को बढ़ावा देना था। 18 अगस्त 1900 को भारत के प्रसिद्ध राजनेता और राजनयिक विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। यानी 18 अगस्त इतिहास में राजनीति, शिक्षा और विज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को गवा रहा है।